हेलो फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट। लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना शुरू किया था और हमने देख लिया था कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। और हमने ये भी देख लिया था कि हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ना क्लास को, उससे आगे बढ़ने से पहले। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारे पास मनी मार्केट, दूसरा हमारे पास कैपिटल मार्केट। कौन कौन से होते हैं? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और हमने इनकी जो मेजर क्वालिटीज़ थी वो क्या क्या पढ़ी थी? मेजर क्वालिटीज़ ये पढ़ी थी कि जो मनी मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है, और ये शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। और जो कैपिटल मार्केट होता है उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको सेबी रेगुलेट करता है, और ये लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। हमने फिर मनी मार्केट के फर्दर दो टाइप्स देखे थे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। और फिर उसके बाद हमने जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट था उसके जो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, यानी कि जिन जिन चीज़ों से ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में लेन देन होता था, वो सब हमने देख लिया था, है ना। तो अभी इससे आगे हम देखते हैं आज की क्लास में। तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, तो आज हम देखते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है वो क्या होता है। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। हमने देखा कि मनी मार्केट की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जो लोन्स और जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म। यानी कि मनी मार्केट के अंदर जो एक्सचेंजेस होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटे टाइम के लिए। अब देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में वो सब लोन्स और वो सब फाइनेंशियल एक्सचेंजेस हम काउंट करते हैं जिन पर जो गवर्नमेंट है और आरबीआई है उनका इंसाइट और कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि आप सोचिए, जो गांव में जो नॉर्मल मनी लेंडर होते हैं, यानी कि जो साहूकार वगैरह होते हैं, जो लोगों को पैसा उधार पर देते हैं, जैसे प्रोनोट वगैरह भरवाते हैं या फिर और सारा जो भी उनका सिस्टम होता है, वो सब जो करते हैं, तो उन पर आरबीआई या गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंसाइट नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने उनके लिए एक लाइसेंसिंग शुरू की है, लेकिन फिर भी आजकल भी धड़ल्ले से अनलाइसेंस्ड जो है, क्या बोलते हैं, मनी लेंडर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से प्रॉपर बैंक्स नहीं है, लेकिन बैंक्स के कुछ काम करते हैं और इन पर गवर्नमेंट और आरबीआई का इतना ज़्यादा ओवरसाइट नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास जो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, पहला हो जाएगा मनी लेंडर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी। फिर हेरा फेरी मूवी में अनुराधा चिटफंड, याद है ना। तो जो अनुराधा चिटफंड है वो क्या करता है? 2 दिन में पैसा डबल। तो ये वाली जो स्कीम्स होती हैं इनको बोलते हैं चिट फंड्स। अब चिट फंड्स को एक्चुअली में हम समझे तो चिट फंड्स का क्या सिस्टम होता है? चिट फंड्स का सिस्टम ये होता है कि आपने अपने आसपास भी, इंडिया मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ईस्ट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा चलती हैं चिट फंड्स। और चिट फंड्स में क्या होता है कि आप कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर सारे मेंबर्स मिलके वो पैसा किसी एक इंसान को अलॉट होता है कुछ काम करने के लिए, जिसको हमारे इधर जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में हम कमेटी बोलते हैं। जैसे ये बोलते हैं ना, कमेटी उठाई है, इतने रुपए की कमेटी उठाई है, तो वो जो होता है वो चिट फंड होता है। और उसके बाद जो अनुराधा चिट फंड, उस मूवी में उस चिट फंड का नाम था, लेकिन एक्चुअल में वो जो स्कीम थी उस स्कीम को हम क्या बोलते हैं? उस स्कीम को हम बोलते हैं पोंजी स्कीम, है ना। तो ये पोंजी स्कीम जो होती है ये एक तरह से बिल्कुल फ्रॉड स्कीम होती है। और ये चिट फंड्स और मनी लेंडर्स ये फ्रॉड होते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रिस्क होता है, यानी कि जो फ्रॉड वगैरह होने का रिस्क होता है वो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि इन पर गवर्नमेंट का ओवरसाइट इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये एक तरह से अपने आप में ऑटोनोमस होते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स बहुत सिंपल है, साहूकार गाँव में जो लोगों को पैसा उधार देते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ ऐसा समझने का नहीं है। ठीक है, लेकिन आजकल सरकार इनको मनी लेंडर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है। एलिमिनेट नहीं तो एटलीस्ट मिनिमाइज तो करने की कोशिश कर ही रही है, क्योंकि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो गांव में एक तरह से बाहुबली की तरह काम करते हैं। और बाहुबली की तरह काम करते हैं, तो जो किसान है वो किसान एक आपने डेट ट्रैप का नाम सुना होगा। डेट ट्रैप क्या होता है? डेट ट्रैप होता है कि भाई किसान को अपनी खेतीबाड़ी करने के लिए पैसा चाहिए, है ना। सोचिए इस साल आपकी जो परिवार की फसल है वो बर्बाद हो गई,
कुछ पैसा नहीं बच पाया, ठीक है। अब आपको अगली फसल लगाने के लिए कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा, आपके पास कुछ पैसा है नहीं, गरीब किसान हो। लेकिन अगर फसल नहीं उगाओगे तो खाओगे क्या, पेट कैसे भरोगे, और करने के लिए कुछ काम भी नहीं है। तो आप एक साहूकार के पास जाओगे और आप उससे लोन मांगोगे। अब साहूकार को पता है कि ये जो इंसान आया ये डिस्ट्रेस में है, तो वो हाई इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करेगा और ऐसे लोन आपको देगा जो कि सस्टेनेबल नहीं होंगे। सस्टेनेबल मतलब आप साल दर साल आप ज्यादा आपको वो लोन चुकाने के लिए और लोन लेना पड़ेगा, फिर वो लोन चुकाने के लिए आपको और लोन लेना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में आप डेट के ट्रैप में फंस जाओगे, यानी कि उधारी के चंगुल में फंस जाओगे। और उधारी के चंगुल में जब एक बार किसान फंस जाता है तो फिर उसके बाद वो एक समाज के लिए, मतलब समाज के ऊपर एक तरह से प्रेशर पड़ता है, क्योंकि फार्मर सुसाइड्स वगैरह के केस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो मेजर रीजन उसका डेट ट्रैप ही है, ठीक है। तो इसलिए सरकार जो ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स हैं इनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है, कम से कम करने की कोशिश कर रही है कि भाई लोगों को इनके पास पैसा लेने जाना ही ना पड़े। इसी काम के लिए गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक्स और जो अदर बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको ज़्यादा एक्सपांड किया है और विलेज गांव तक पहुंचाने, गांव के लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा चिट फंड है, चिट फंड स्कीम में क्या होता है? चिट फंड स्कीम आप सोचिए, एक एग्जांपल सोचिए कि 4-5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। 5 फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया है कि भाई हम हर महीने 100 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और वो 100 रुपए किसी एक को दे दिए जाएंगे, जैसे कि पहले महीने ए को, दूसरे महीने बी को, तीसरे महीने सी को, चौथे महीने डी को और 5वें महीने ई को। तो वो सारे पैसे जितने भी कंट्रीब्यूट होते हैं, अब इसका फायदा क्या है? आखिर में पैसा तो सबको उतना ही मिल रहा है, लेकिन इसका फायदा ये है कि सोचिए आपको फोन लेना है, आपको फोन लेने की भी इच्छा है, लेकिन आपके पास हर महीने खर्चे के लिए सिर्फ 8,000 रुपए ही होते हैं, है ना। और आपका कोई फ्रेंड है जिसको फोन नहीं लेना, जिसको बहुत सारी बुक्स खरीदनी है, ठीक है। तो जितना भी आपका सबका सरप्लस पैसा है, आपके पास इस महीने 8,000 रुपए ही हैं, तो वो 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, 5 लोग हो गए, 5 8 40, 40,000 रुपए हो गए, 40,000 रुपए आपको मिल गया, आपने अपना फोन खरीद लिया। फिर उसके बाद अगले 5 महीने तक आप वो पैसा अपने चिट फंड में टाइम टू टाइम जमा करवाते रहेंगे और आपका पैसा पूरा हो जाएगा। बाकी सबको फिर अगले महीने जो बुक्स खरीदने वाला है उसको पैसा मिल जाएगा, सोचिए उससे अगले महीने जिसको लैपटॉप लेना है उसको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक तरह से जो सेविंग्स होती हैं उनको पूल किया जाता है, सेविंग्स को इकट्ठा करके और उनसे कुछ काम करने की कोशिश की जाती है। अब आप सोचिए कोई किसान है गांव में जिसके पास 4 एकड़ जमीन है, तो अब अगर उसके पास उसकी मंथली सेविंग सिर्फ 2,000 रुपए है, तो वो 2,000 रुपए से तो खेत नहीं जोत पाएगा, यानी कि इतना तो उसका बीज भी नहीं आ पाएगा कि वो सारे खेतों में डाल सके, तो उसके खेत खाली रह जाएंगे। अब फार्मिंग का तो एक सीजन होता है, अब ये तो है नहीं कि अगले महीने आधा किला बोलेगा, अगले महीने आधा किला बोलेगा, अगले महीने आधा एकड़ में और जमीन बोलेगा, तो ऐसा तो करेगा नहीं। उसको तो इसी टाइम पैसा चाहिए, इसी टाइम बीज चाहिए, इसी टाइम खाद चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे गांव में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ किसान होते हैं, वो सब मिलकर अपनी सेविंग्स पूल कर लेते हैं। तो जब फसल का सीजन आता है तो वो सेविंग्स किसान को दे दी जाती हैं, फिर फसल का सीजन चला जाता है तो फिर वो सेविंग्स व्यापारी को दे दी जाती है कि भाई वो अपनी दुकान का, छोटा मोटा व्यापारी जो है वो अपना दुकान का छोटा मोटा सामान ले अपने काम को बढ़ा सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये चिट फंड स्कीम्स होती हैं ये काम करती हैं। अब जो पोंजी स्कीम होती है, पोंजी स्कीम ये है अनुराधा चिट फंड, जो कि फिर हेरा फेरी में आपने देखा था, यानी कि 2 दिन में पैसा डबल, 2 महीने में पैसा डबल, 1 महीने में पैसा डबल। ये स्कीम कैसे काम करती है? देखिए, एक इंसान सबसे टॉप पे होता है, इसको नंबर 1 पहला इंसान टॉप पे है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंसान क्या करता है? ये इंसान अपने आसपास के कुछ लोगों को अपनी स्कीम बेचता है कि भाई आपका पैसा ना मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको डबल करके दे दूंगा। तो सोचिए इससे 2 लोग जुड़ गए, यानी कि 2 लोगों ने अपना पैसा इसको दे दिया, नंबर 2 और नंबर 3 ने, ठीक है। अब नंबर 2 और नंबर 3 ने जब अपना पैसा नंबर 1 को दे दिया, तो नंबर 1 का पैसा तो डबल हो गया ना। नंबर 1 ने 1 लाख रुपए डाले थे, इसने भी 1 लाख डाल दिए, इसने भी 1 लाख डाल दिए। अब नंबर 1 को मिल गए कितने? 2 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। फिर ये नंबर 2 क्या करेगा? नंबर 2 अपने नीचे 2 को और जोड़ लेगा, ठीक है। ये हो गए 4, नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 4 और नंबर 5 को जोड़ लिया इसने अपने नीचे। अब इन दोनों ने जो पैसा डाला वो इसको मिल गया, तो इसके भी पैसे डबल हो गए। ऐसे ही नंबर 3 अपने नीचे नंबर 6 और नंबर 7 को जोड़ देगा, ठीक है, तो इसके भी पैसे डबल हो गए। तो ये स्कीम ऐसे ही आगे आगे चलती रहती है जब तक कि लास्ट वाली जो स्टेज आती है, जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो जाते हैं और फिर और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं स्कीम में। अब जब और ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। सोचिए इसके बाद ये सिर्फ एक ही इंसान को जोड़ पाया, एक ही इंसान जुड़ पाया स्कीम से, तो जब एक ही इंसान जुड़ पाएगा तो इसका पैसा डबल नहीं होगा। हो सकता है इससे एक भी नहीं जुड़ पाया तो इसका भी नहीं होगा, इसका तो सारा डूब जाएगा। तो इस तरीके से ये स्कीम काम करती है और ये एक तरह से कंप्लीट
फ्रॉडुलेंट स्कीम है, ठीक है। इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव काम कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, कि नीचे वाले से पैसा ले लो, ऊपर वाले को दे दो, क्योंकि अनसस्टेनेबल तो है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एंड आएगा। और जब एंड आएगा, जब और ज्यादा इन्वेस्टर्स उस स्कीम से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब और ज्यादा सेविंग्स मोबिलाइज करने के लिए नहीं होंगी, तो जो लास्ट वाली जो लाइन होगी, यानी कि जो लास्ट वाले इन्वेस्टर्स होंगे, उनका पैसा डूब जाएगा और ऊपर वाले सारा अपना पैसा लेकर खा जाएंगे सब। बाकी ऊपर वाले सबका डबल हो गया, लेकिन जो नीचे वाले बचे, यानी कि जो इस लाइन से नीचे वाले जो वो बचे इन्वेस्टर्स, एंड इन्वेस्टर्स, इनका सारा पैसा डूब जाएगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्कीम काम करती है, इसको हम बोलते हैं पोंजी स्कीम। तो ये हमारे पास थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के, जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कैपिटल मार्केट। हमारे पास जो अगला टाइप है फाइनेंशियल मार्केट का, वो है कैपिटल मार्केट। और जो कैपिटल मार्केट है वो हमने कल पढ़ा था कितने टाइप की होती है। कैपिटल मार्केट हमारे पास कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहली प्राइमरी और दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी। अब जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको शायद इस बारे में कुछ पता हो, या फिर जिनको शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको इस बारे में कुछ पता होगा कि जो शेयर मार्केट है एक्चुअली में वो हमारी सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होती है, ठीक है। और जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट होती है उसमें आपने एक चीज का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं आईपीओ, है ना। कई बार बोलते हैं कि भाई इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अभी आईपीओ खरीद लो, आईपीओ खरीदने में फायदा होता है। तो इस टाइप की बातें मार्केट में चलती रहती हैं, तो आपने सब कभी सुना होगा इस चीज का नाम। तो आईपीओ जो होता है वो एक प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है, ठीक है। वहीं जो शेयर्स होते हैं वो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं। पार्ट यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, और उनके इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे। उसी तरीके से जो कैपिटल मार्केट होते हैं उसमें जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट होता है उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है आईपीओ। आईपीओ के अलावा और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? एफपीओ, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू, और फिर उसके बाद आता है राइट्स इशू। यानी कि मेजर हमारे पास 4 टाइप होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ ये 4 ही हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी नई चीज, कुछ भी नया इनोवेशन ला सकते हैं सेबी की परमिशन से मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि ये 4 ही हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है ये लिस्ट, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, इन चारों को हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां हमारे पास होते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। और फिर उसके बाद हम जो बॉन्ड्स होते हैं उनके कुछ टाइप्स भी देखेंगे जब ये वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिटल मार्केट की क्लासिफिकेशन है कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल इशू और राइट्स इशू। और जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट, यानी कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट। अब सबसे पहले हमें ये, जैसा कि हम हर चीज के साथ करते हैं इसके साथ भी करते हैं, वर्ड समझने से शुरू करते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट का मतलब आप समझ गए, यानी कि लॉन्ग टर्म। इसमें जो एक्सचेंजेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, लंबी अवधि के लिए होते हैं। लंबी अवधि मतलब 1 साल से ज्यादा, ठीक है। फिर लेकिन यहां नया वर्ड आया हमारे पास, प्राइमरी। तो यहां पर प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब हम कहीं भी देखें तो होता है पहला, है ना, फर्स्ट, ठीक है, इनिशियल। तो प्राइमरी यहां पर इसलिए यूज किया गया है कि यहां पर जिन चीजों का एक्सचेंज होता है, यानी कि जिन बॉन्ड्स या फिर जिन शेयर्स का एक्सचेंज होता है, वो शेयर्स उस कंपनी ने पहली बार मार्केट में उतारे हैं। अब पहली बार मार्केट में उतारने का मतलब क्या है? देखिए, आप सोचिए कोई कंपनी है, जैसे कि जोमेटो का शेयर बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो हम जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जोमेटो एक कंपनी है, जोमेटो किसी ने स्टार्ट की, ठीक है। अब जब जोमेटो कंपनी स्टार्ट हुई, तो जोमेटो जब स्टार्ट हुई तो वो कंपनी एक इंसान की थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक लिमिट तक उसके पास पैसा था उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिटेबल होने के लिए, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने के लिए उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके पास एक लिमिट तक पैसा होता है,
तब तक वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता है। लेकिन फिर जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो कंपनी की ग्रोथ एक तरह से स्टॉल हो जाती है। फिर उसको क्या करना पड़ता है, फिर उसको पैसा लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। अब वो मार्केट में जब जाता है तो उसको पैसा मिलेगा क्यों? आप क्यों किसी को पैसा दोगे अपना, है ना? आपको बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। तो आपको बदले में वो ये बोलता है कि मैं आपको अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दे दूंगा। अब उस कंपनी का हिस्सा, यानी कि आप सोचिए जोमेटो ने किसी दिन बोला कि भाई जो मार्केट है, मार्केट में आइडिया लगाया गया कि जोमेटो का जो आइडिया है, आइडिया यानी कि जब जब ये जोमेटो कंपनी ग्रो कर जाएगी, ठीक है, तो इसकी कीमत 1,000 रुपए होगी। ये एक कंपनी का वैल्यूएशन होता है, जो ये 1,000 रुपए हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये उस कंपनी की कीमत है। ठीक है, अब ये उस कंपनी की कीमत होगी, तो अब इसके 10% यानी कि 1% हिस्से की कीमत क्या होगी? इसके 1% हिस्से की कीमत होगी 10 रुपए, है ना? 1% की कीमत होगी 10 रुपए। तो अब ये जो जोमेटो का मालिक है वो मार्केट में जाएगा और मार्केट में लोगों को बोलेगा कि भाई आप लोग मुझे 10-10 रुपए दे दो, और जो भी मुझे 10 रुपए देगा उसको मैं कंपनी का 1% हिस्सा दे दूंगा। ठीक है, अब जब ये 10 रुपए किसी ने दिए तो ये इस कंपनी को, मतलब इस कंपनी का 1% का मालिक हो जाएगा। जिसने भी ये 10 रुपए उस कंपनी को दिए वो इस कंपनी का 1% मालिक हो जाएगा, यानी कि 1% हिस्से का मालिक बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं उसका शेयर। शेयर यानी कि हिस्सा, ये उसका उस कंपनी में हिस्सा है। ठीक है, अभी यहां पर क्या हुआ कि जो ये कंपनी थी इसने पहली बार किसी को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दी, यानी कि किसी को पहली बार अपनी कंपनी में मालिक बनाया, यानी कि पहली बार वो कंपनी ने पब्लिक की तरफ से पैसा रेज किया, यानी कि पब्लिक से पैसा लिया अपने ओनरशिप के बदले में। पब्लिक से जब पहली बार कोई कंपनी पैसा लेती है तो वो जो एक्सचेंज होता है वो प्राइमरी मार्केट का एक्सचेंज होता है। प्राइमरी मार्केट का मतलब पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है तब वो प्राइमरी मार्केट होती है। अब हम सेकेंडरी इसके साथ ही समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट होता है ना, तो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, फिर हमें डिफरेंस अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, अब ये 1% हिस्सा है। अब आज की तारीख में उस कंपनी की वैल्यू है 1,000 रुपए। ठीक है, सोचिए कल उस कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, तो उस कंपनी की कीमत हो जाएगी, आप सोचिए 2,000 रुपए। कल को उस कंपनी की कीमत 2,000 रुपए होगी। तो ये 1% जो हिस्सा था इस इंसान का, इस इंसान को हम मान लेते हैं ए आदमी, जो ये ए है, ए का जो 1% हिस्सा है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? ए के 1% हिस्से की कीमत 20 रुपए हो जाएगी। अब ए को पैसा चाहिए, ए को जमीन खरीदनी है, ए को प्लॉट लेना है, ए को घर बनाना है, ए को गाड़ी चाहिए, तो ए को अपना पैसा वापस निकालना है। ए का पैसा डबल हो गया, है ना? मार्केट की वजह से बढ़ गया, क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो इसलिए ए का पैसा बढ़ गया। तो ए जब ये 20 रुपए के शेयर को दोबारा किसी बी आदमी को बेचेगा, क्या हुआ है यहां पर जो ये शेयर है ये कंपनी ने नहीं बेचा है, कंपनी ने एक बार बेच चुकी है, कंपनी अपना हिस्सा एक बार दे चुकी है। कंपनी की तरफ से जब पहली बार मार्केट में आया उस टाइम पर ए ने खरीदा था, तो जो ए था, ए इस कंपनी का प्राइमरी इन्वेस्टर था, यानी कि ए ने जो ये शेयर खरीदा था ये प्राइमरी मार्केट में खरीदा था। प्राइमरी मार्केट में कैसे खरीदा था? क्योंकि ये कंपनी ने पहली बार अपनी हिस्सेदारी किसी को दी थी। ठीक है, अब जब ये ए अपना शेयर बी को बेचेगा तो वो कहां पर बेचेगा? वो जो बेचेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। यानी कि सेकेंडरी मार्केट में एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ए है, ए ने गाड़ी पहली बार खरीदी, फिर ए को गाड़ी बेचनी पड़ गई, ए को नई गाड़ी लेनी थी, तो ए ने जब बी को गाड़ी बेची, सेकंड हैंड गाड़ी जहां बिक रही है उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, और जब नई पन्नी पैक गाड़ी जहां आ रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। समझ गए? तो यहां पन्नी पैक गाड़ी की जगह पन्नी पैक शेयर्स, पन्नी पैक पेटी पैक शेयर्स जब आ रहे हैं मार्केट में, तो उसको, वो जहां एक्सचेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और जहां पर एक बार पुराने हो चुके यूज्ड शेयर्स, यानी कि मतलब शेयर्स में ऐसा कुछ यूज नहीं होता, गाड़ी वाड़ी वाला कोई चक्कर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, लेकिन एक बार जिसने खरीद लिया और उसके बाद वो इंसान अपने हिस्से को कहीं बेच रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है और ये एक्सचेंज प्राइमरी मार्केट में हो रहा है। समझ आ गया होगा शायद आपको सेकेंडरी और प्राइमरी का डिफरेंस। ठीक है, अब शायद इस बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हम प्राइमरी कैपिटल मार्केट की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट के हमारे पास मेजरली 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ, तीसरा होता है
प्रेफरेंशियल इशू, और चौथा हमारे पास होता है राइट्स इशू। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके ये क्या होता है। अब आईपीओ जो होता है, आईपीओ होता है हमारे पास, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि यहां पर जो शेयर्स हैं वो किसी कंपनी ने पहली बार पब्लिक को ऑफर किए हैं। इनिशियली मतलब पहली बार, ठीक है। पब्लिक ऑफरिंग मतलब पब्लिक को ऑफर किए हैं। पब्लिक मतलब कोई भी खरीद सकता है ना। पब्लिक का मतलब कोई भी, एनीवन, जिसके पास पैसा है, जिसका एक डीमैट अकाउंट है। आप एक डीमैट अकाउंट बनवाइए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आप कंपनी का आईपीओ खरीद सकते हैं। और जब आप कंपनी का आईपीओ खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ का मतलब ये होता है कि वो कंपनी ने पहली बार अपनी हिस्सेदारी किसी को बेची है। अब तक वो कंपनी एक क्लोज्ड कंपनी थी। क्लोज्ड कंपनी मतलब वो पब्लिक कंपनी नहीं थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। अब वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एफपीओ होता है, एफपीओ की फुल फॉर्म होती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अब फॉलो ऑन का मतलब क्या होता है? फॉलो ऑन का मतलब ये होता है कि भाई कोई कंपनी थी, उसने अपनी 40% हिस्सेदारी के शेयर्स बेचे थे पहले, है ना। पहले सोचिए, जोमेटो ने अपनी सिर्फ 40% हिस्सेदारी की शेयर मार्केट में उतारे थे, बाकी शेयर्स जो ओनर है उसने अपने पास रख लिए थे। अब ओनर पूरी कंपनी को एकदम से बेच के तो निकल नहीं लेगा, है ना। उसको अपनी कंपनी चलानी है, अपनी कंपनी ग्रो करनी है, तो उसने सिर्फ 40% हिस्सा अपनी कंपनी में से बेचा था। अभी उसके पास 60% बाकी था, लेकिन फिर उसको फिर से पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने 10% और बेच दिया। तो वो 10% जब वो और बेचेगा तो उसको हम बोलेंगे एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब इनिशियल, मतलब पहली बार। फिर उसके बाद एक बार पहले आईपीओ आ चुका है किसी कंपनी का, मतलब वो पहले भी पब्लिक से पैसा रेज कर चुके हैं, और उसके बाद जब दोबारा अपने शेयर्स बेचकर प्राइमरी मार्केट में वो जब पैसा रेज करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एफपीओ। और एफपीओ की फुल फॉर्म होती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल इशू। अब प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इशू ये होता है कि सोचिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जो जिन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चलाने का एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अडानी, या फिर और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जिनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं हर फील्ड के हिसाब से, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, जोमेटो है, जो फूड इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो जो फूड इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों ने पहले की फूड की इंडस्ट्री में बड़े बड़े ब्रांड्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जैसे कि पेप्सी, पेप्सी फूड की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सबको पता है। तो जो पेप्सिको है, ये बोलेगा कि जो पेप्सिको की ओनर है, यानी कि जो पहले थी सीईओ, जिन्होंने जिन लोगों ने पेप्सिको में काम किया हुआ है और उनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, जैसे कि इंदिरा नूई का एग्जांपल ले लीजिए आप। ये कहेगा कि मैं अपना हिस्सा ना सिर्फ इंदिरा नूई को बेचूंगा। क्यों? क्योंकि उनको पहले फूड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइड करेंगे, मतलब हमारी कंपनी की ग्रोथ और बेटर होगी उनके साथ जुड़ने से, ठीक है। तो ये होता है प्रेफरेंशियल इशू, यानी कि यहां पर पब्लिक को अलाउड नहीं होता है कि कोई भी वो शेयर्स खरीद सकता है, वो सिर्फ किसी एक इंसान को ऑफर किए जाते हैं, किसी एक इंसान या किसी एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को। जैसे कोई कार बनाने वाली कंपनी है, कोई नई कंपनी आई जो कार बना रही है, तो वो बोलेगी कि टाटा मोटर्स के मालिक यानी रतन टाटा जी को मैं अपनी कंपनी का 10% हिस्सा देने को तैयार हूं, इतने इतने पैसे में। और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो वो इंसान है उसको उस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो उस एक्सपीरियंस से उनको गाइड करेगा, ठीक है। ये हमारे पास होता है प्रेफरेंशियल इशू। फिर उसके बाद होता है राइट्स इशू। अब राइट्स इशू का क्या मतलब होता है? राइट्स इशू का मतलब ये होता है कि भाई आपने जोमेटो के 10% शेयर खरीद लिए, ठीक है। आप जोमेटो के 10% के मालिक हो, आपके पास जोमेटो के कुछ शेयर्स हैं, किसी भी कंपनी के कुछ शेयर्स हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। अब वो कंपनी ये बोलेगी कि भाई मैं अपने और शेयर्स निकाल रही हूं मार्केट में, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके पास मेरे शेयर्स पहले से हैं। मतलब कोई नया आदमी आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पहले से उस कंपनी के शेयर्स हैं तो आप उसके और ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट्स इशू। और ये होता है प्रेफरेंशियल इशू, जहां पर कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को ही शेयर्स खरीदना अलाउड होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये हमारे पास हो गए प्राइमरी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमारे पास आता है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। अब जो हमारे पास सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है, यहां पर क्या होता है, यहां पर शेयर्स जो एक बार मार्केट में आ चुके हैं उसके बाद उनका जो एक्सचेंज होता है वो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में होता है। तो जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है उसके अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले होते हैं शेयर्स, फिर आते हैं बॉन्ड्स। पहले एक बार डिबेंचर्स देख लेते हैं बॉन्ड से पहले, क्योंकि बॉन्ड्स के कुछ टाइप्स हैं, स्पेसिफिक टाइप्स, जो हम बाद में डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, देखिए शेयर्स का मतलब आप समझते होंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट जो अगर आपके पास है, आप उसके ओनर हो, तो आप किसी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी रखते हो, ठीक है। अब शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास होता है इक्विटी शेयर्स, और दूसरा हमारे पास होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स, देखिए जो भी शेयर होल्डर होता है किसी कंपनी का, तो उसको कंपनी के डिसीजन मेकिंग में वोट करने का हक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एक तरह से कंपनी का मालिक है, ठीक है। उसके पास कंपनी के कुछ परसेंट हिस्से का वो मालिक है, इसीलिए उसके पास कंपनी की मीटिंग्स में, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में वोट करने का हक होता है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, आप टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीद लें, तो आप टाटा मोटर्स का शेयर इसलिए थोड़ी ना खरीद रहे हैं कि आपको टाटा मोटर्स कंपनी को चलाने में इंटरेस्ट है, नहीं। आप तो इसलिए वो शेयर खरीद रहे हैं कि भाई आपको कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिल जाए और आपके शेयर्स की ग्रोथ होती रहे, यानी कि आपका पैसा बढ़ता रहे। यानी कि आपका ओनली इंटरेस्ट फाइनेंशियल है, आपको कंपनी चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं दो तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, पहले इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनको कंपनी चलाने में इंटरेस्ट है, जैसे कि भाई कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो कंपनी का 25% हिस्सा अगर खरीद लेगा तो उसे कंपनी चलाने में इंटरेस्ट होगा, इसलिए वो इतना बड़ा हिस्सा खरीद रहा है, वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करना चाहेगा। लेकिन आप सोचिए, आप जिसके पास कंपनी का 0.01% हिस्सा है, जो बहुत बड़ी कंपनी है जैसे टाटा मोटर्स, उसका 0.01% हिस्सा है आपके पास, ठीक है। तो आपका मेन इंटरेस्ट कंपनी चलाना नहीं है, बल्कि आपका मेजर इंटरेस्ट उस कंपनी से जो प्रॉफिट है वो कमाना है, ठीक है। तो इन्हीं दो तरह के लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो तरह के शेयर्स होते हैं। पहले हमारे पास होते हैं इक्विटी शेयर्स, जहां पर आपके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सेदारी भी होती है। दूसरे हमारे पास होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स, इनकी कीमत थोड़ी सी कम होती है ना। जो इक्विटी शेयर्स है उनसे थोड़े सस्ते होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स, और प्रेफरेंशियल शेयर्स में आपको कंपनी का वोटिंग राइट नहीं मिलता है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, डिविडेंड, और जो शेयर्स की कीमत बढ़ती है उसके ऊपर जो आप पैसा कमाते हैं वो। यहां पर आपको सिर्फ डिविडेंड और प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, यहां पर आपको प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है और कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर में भी आपकी हिस्सेदारी होती है, यानी कि आपको वोटिंग राइट भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखिए इक्विट हमारे पास ना बेसिकली जो हम बोलते हैं पैसा रेज करने के दो तरीके होते हैं। पहला हमारे पास होता है इक्विटी, इक्विटी का मतलब हम शेयर्स बेच रहे हैं, यानी कि कंपनी में हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और दूसरा हमारे पास होता है डेट, डेट यानी कि उधार। उधार मतलब हम किसी से पैसा ले रहे हैं लेकिन उसको कंपनी की हिस्सेदारी नहीं ले रहे, हमने पैसा उधार दिया है और हमें उसको पैसा उधार वापस लौटाना है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो शेयर्स हैं ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब यहां पर जो एक्सचेंज होता है उसमें कंपनी की हिस्सेदारी भी बेची जाती है, कंपनी की हिस्सेदारी का भी एक्सचेंज होता है। वहीं जो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या, डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये कि यहां से जो पैसा रेज किया जाता है उसमें कंपनी की हिस्सेदारी नहीं बेची जाती, वो एक तरह से कंपनी द्वारा लिया गया उधार होता है, किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा लिया गया क्या होता है, डेट होता है, उधार होता है, ठीक है। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको कोई कॉर्पोरेट इशू करता है, यानी कि कोई कंपनी इसको इशू कर रही है, इशूड बाय कॉर्पोरेट यानी कि प्राइवेट सेक्टर। सोचिए रिलायंस को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए
कुछ पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, सोचिए 10,000 करोड़ रुपए रिलायंस को चाहिए, ठीक है। अब मुकेश अंबानी जी ये चाहते हैं कि मुझे अपना हिस्सा भी ना बेचना पड़े और मुझे पैसा भी मिल जाए, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि उधार ले ले। अब वो उधार लेने के लिए क्या करेगा, वो मार्केट में अपना डिबेंचर इशू करेगा। अब इस डिबेंचर में लोग क्यों क्यों इन्वेस्ट करेंगे, मतलब रिलायंस को कोई क्यों उधार देगा, क्योंकि रिलायंस एक ब्रांड है, रिलायंस का एक नाम है, रिस्पेक्ट है, और लोगों को पता है कि रिलायंस को दिया हुआ लोन आपका डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, यानी कि वो एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट है ना। और रिलायंस उस पर आपको कुछ % इंटरेस्ट भी पे करेगी, यानी कि जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स में आप जो पैसा लगाते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और डिबेंचर्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, यानी कि डिबेंचर्स इशू किए गए, जैसे कि अंबानी जी ने कहा कि भाई मैं 10,000 रुपए का ये डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, ये पेपर ले लो। ये पेपर आप सोच लीजिए, ये जो पेपर है ये हमारा डिबेंचर है, ये डिबेंचर अंबानी जी ने दिया कि ये लो आप डिबेंचर रख लो, और जब ये मैच्योर हो जाएगा, मतलब डिबेंचर की एक मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, तो उन्होंने कहा कि जब ये डिबेंचर हमारा मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आप ये डिबेंचर मुझे वापस दे देना, मैं आपको इंटरेस्ट और आपका पैसा वापस लौटा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा ही सेम इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट ही होता है, वो बॉन्ड होता है, लेकिन बॉन्ड को इशू कौन करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। यानी कि बॉन्ड इशू कौन करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। तो डिबेंचर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, बस ये डिफरेंस होता है कि जो डिबेंचर है उसको कॉर्पोरेट इशू करता है और जो बॉन्ड्स हैं उसको गवर्नमेंट्स इशू करते हैं। हालांकि इंडिया में इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कॉर्पोरेट होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नहीं होते, आपको पता होना चाहिए, वो डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन यूएस और यूके इन मार्केट्स में ज़्यादा चलती है। इंडिया में जनरली इनको इंटरचेंजेबली ही यूज़ किया जाता है, डिबेंचर्स को बॉन्ड भी बोल दिया जाता है, बॉन्ड्स को डिबेंचर्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो डिबेंचर्स है वो प्राइवेट सेक्टर इशू करता है और जो बॉन्ड्स है वो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास जो होते हैं, क्या होते हैं यार जो बॉन्ड्स होते हैं, इस बॉन्ड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। पानी ला देना। जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं कूपन बॉन्ड्स, और दूसरा हमारे पास होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब ये सब क्या होते हैं, देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में होता यह था कि आपको जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स एक पेपर होता था, प्रॉपर पेपर होता था। आजकल तो सब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, ट्रांजैक्शन सब ऑनलाइन होती है, सब ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ करना नहीं होता। लेकिन पहले सिस्टम ये होता था कि आपको जो बॉन्ड दिया जाता था ना, उस बॉन्ड पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता था। जैसे कि सोचिए आपने 100 रुपये का बॉन्ड लिया, एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का आपने बॉन्ड लिया। अब ये जो 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, इसके ऊपर आपको 5 कूपन मिलेंगे। सोचिए इसकी मैच्योरिटी 6 महीने है, ठीक है, 6 महीने बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको 5 कूपन मिलेंगे। 5 कूपन मतलब आपको सोचिए इस पर हर मंथली इंटरेस्ट रेट इस पर 1% है, ठीक है। तो आपको 1 कूपन, 2 कूपन, 3 कूपन, 4 कूपन, 5 कूपन, ठीक है, ये 5 कूपन हो गए आपके पास। अब इन 5 कूपन का क्या है कि यहाँ पर भी 1% आपके लिखा हुआ है, यहाँ पर 1% लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1% लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1%, यहाँ पर भी 1%, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब पहले महीने आप क्या करेंगे, आप ये कूपन फाड़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, उनको कूपन देंगे और उनको कहेंगे कि भाई हमारा 1% दे दो। तो उनको पता है कि 100 रुपये का इसने बॉन्ड ले रखा है, 100 रुपये के बॉन्ड का 1% मांग रहा है ये, तो इसको 1 रुपया दे दो। तो हर महीने आपको 1-1 रुपया मिलता रहेगा, ये आपका कूपन बॉन्ड होता है, ठीक है। और लास्ट में जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो आप ये बॉन्ड ले जाकर दिखाएंगे कि हमारे 6 महीने पूरे हो गए, मैंने अपने सारे कूपन रिडीम कर लिए हैं, यानी कि सारे कूपन्स का 1-1% इंटरेस्ट मैंने ले लिया। अब लास्ट महीने का मेरा इंटरेस्ट और मेरे 100 रुपये वापस दे दो, तो वो आपको 100 रुपये और आपका इंटरेस्ट वापस दे देगा। तो इसको बोलते हैं कूपन बॉन्ड्स, यानी कि जो कूपन बॉन्ड्स हैं उनमें इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। यहाँ पर
100 रुपए है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने 100 रुपए का वो बॉन्ड खरीदा था और उसके बाद आपको 1-1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 6 महीने तक आपने 1-1 रुपया कमाया, यानी कि आपने 6 रुपए कमाए और फिर उसके बाद 100 रुपए आपको वापस मिल गए, यानी कि कुल मिलाकर 6 महीने बाद आपको 106 रुपए मिल गए, यानी कि 6 महीने में आपके 100 रुपए ने 6 रुपए कमा के दिया आपको। ठीक है, वहीं जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में जब हम ट्रेजरी बिल्स पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज देखा था कि दे आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, यानी कि यहां पर कूपन नहीं लगा होता, लेकिन जो 100 रुपए का बॉन्ड है उसको बेचा ही 94 में जाएगा, यानी कि अगर 100 रुपए पर 6 रुपए आपको कमाने हैं तो यहां पर जो बॉन्ड है, अगर 100 रुपए का बॉन्ड है उसको 94 रुपए में आपको बेचा जाएगा और 6 महीने बाद आप वो बॉन्ड लेकर जाएंगे, आप अपना वो बॉन्ड दिखाएंगे तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, यानी कि इस केस में भी आपने 6 रुपए कमाए, इस केस में भी आपका प्रॉफिट कितना है, 6 रुपए, 6 रुपए आपका प्रॉफिट यहां भी है, 6 रुपए यहां भी है, लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग अलग है। यहां पर क्या तरीका था, यहां पर आपको हर महीने इंटरेस्ट दिया जा रहा था, यहां पर क्या तरीका है, आपको जो बॉन्ड है वो सस्ते में दे दिया गया और फिर महंगा खरीद लिया गया, समझ गए, यही डिफरेंस होता है कूपन बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड में। ठीक है, अगले जो हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मसाला बॉन्ड। अब जो मसाला बॉन्ड है वो क्या होता है, मसाला बॉन्ड हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज से पैसा उधार लेने के लिए, यानी कि सपोज कीजिए रिलायंस है, रिलायंस को पैसा चाहिए लेकिन रिलायंस को वो पैसा डॉलर्स में चाहिए, है ना, रिलायंस को कोई अपना स्टोर अमेरिका में खोलना है, अब रिलायंस को जब अमेरिका में स्टोर खोलना है तो उसे पैसा डॉलर्स में चाहिए होगा, तो रिलायंस क्या करेगा, रिलायंस एक ऐसा बॉन्ड इशू करेगा जो कि वो यूएस की मार्केट में लॉन्च करेगा, रिलायंस एक ऐसा बॉन्ड इशू करेगा जो कि वो यूएस की मार्केट में लॉन्च करेगा, जैसे इंडिया का शेयर मार्केट है ना, वैसे यूएस का भी शेयर मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो वो यूएस की मार्केट में ये बॉन्ड लॉन्च करेगा और यूएस के इन्वेस्टर्स इस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो रिलायंस को पैसा मिल गया, यानी कि ये बॉन्ड, इन बॉन्ड्स की खासियत क्या क्या होती है कि ये कहां इशू किए जाते हैं, फॉरेन मार्केट में, यानी कि मसाला बॉन्ड्स फॉरेन मार्केट में इशू किए जाते हैं। और इनकी दूसरी खासियत ये होती है कि इनका जो डिनोमिनेशन होता है ना, डिनोमिनेशन मतलब इनकी जो वैल्यू डिसाइड की जाती है जैसे कि अगर यूएस मार्केट में कोई बॉन्ड इशू किया गया तो उसकी वैल्यू जनरली किस चीज में डिसाइड की जानी चाहिए, डॉलर्स में, क्योंकि वहां के लोग डॉलर समझते हैं, वहां $100 को समझेंगे, 100 रुपए को वहां के लोगों को के लिए 100 रुपए को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो मसाला बॉन्ड्स हैं इनकी खासियत ये है कि ये रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो रुपी में डिसाइड की जाती है और फिर एक्सचेंज करके, मतलब यानी कि एक्सचेंज रेट को उसमें लेके, मतलब एक्सचेंज रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके इसको यूएस डॉलर्स के हिसाब से उतने डॉलर ले लिए जाएंगे, लेकिन इसकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो रुपी में डिसाइड होती है। अब इसका फायदा क्या है, इसका मतलब क्या है कि यानी कि क्यों किया गया ऐसा, डायरेक्ट डॉलर में ही कर लेते हैं, मतलब सोचिए कि एक डॉलर, एक यूएस डॉलर 80 रुपए का है, ठीक है, तो भाई चाहे इस बॉन्ड को 80 रुपए का बोल लो चाहे $1 का बोल लो, सेम ही बात है। तो आपने ये क्यों कहा कि ये बॉन्ड 80 रुपए का है, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें इसको 80 रुपए का ही बोलना है, $1 का नहीं बोलना है, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है ना वो घटती बढ़ती रहती है। तो जो रिलायंस है जिसने ये बॉन्ड इशू किया फॉरेन मार्केट में, यूएस मार्केट में रिलायंस ने जब ये बॉन्ड इशू किया तो रिलायंस को ये डर है कि कहीं रुपए की कीमत या डॉलर की एक्सचेंज रेट इस तरह से चेंज ना हो जाए जिससे रिलायंस को नुकसान हो जाए, समझ रहे। तो इस एक्सचेंज रेट का जो झोल झाल है, क्योंकि रिलायंस तो इंडिया में पैसा, मेजर जो रिलायंस पैसा कमा रहा है वो रुपए में कमा रहा है ना, तो अगर रुपए वाला ही चक्कर चलता रहे तो उसको एक्सचेंज रेट का इफेक्ट उसके ऊपर कम पड़ेगा, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है उसका जो इंपैक्ट है वो इसने जो उधार लिया है यूएस में से उसके ऊपर कम पड़ेगा, तो इसलिए इन बॉन्ड्स को रुपी में ही डिनोमिनेट किया जाता है और इनको हम बोलते हैं मसाला बॉन्ड्स। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मसाला बॉन्ड्स को फॉरेन मार्केट्स में इशू किया जाता है, मतलब इंडिया में मसाला बॉन्ड, किसी इंडियन कंपनी को जब फॉरेन से पैसा उठाना होता है तो वो फॉरेन मार्केट में जो बॉन्ड्स इशू करती है उसको हम मसाला बॉन्ड्स बोलते हैं, और ये बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू होती है उसकी बात रुपी में की जाती है, ठीक है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है हमारे पास वो है ग्रीन बॉन्ड।
ठीक है। जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स कुछ नहीं होते, सिंपल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें एक कंडीशन रखी जाती है कि भाई ग्रीन बॉन्ड से जो भी पैसा लिया जाएगा वो किस काम के लिए यूज किया जाएगा? एनवायरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। यानी कि एनवायरमेंट को बेटर करने के लिए जो उधार लिया जाता है वो किसके थ्रू लिया जाता है? ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू। यानी कि एनवायरमेंट, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, इन सब चीजों को बेटर करने के लिए, इन सब चीजों की सिचुएशन को सुधारने के लिए जो उधार लिया जाता है, उसके लिए जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उनको हम ग्रीन बॉन्ड्स बोलते हैं। और ग्रीन बॉन्ड्स का सिर्फ एक ही काम होता है, इनसे लिया हुआ उधार सिर्फ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटीज को करने के लिए ही किया जा सकता है। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और हमारा ये फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम एक बार जल्दी से सेबी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।